So hello everyone, welcome back to this microeconomic playlist. So as you know कि हमारा जो लेक्चर का सिलेबस 10+2 लेक्चर JKPSC उसकी मैक्रो माइक्रो एंड इन्वायरमेंटल की जो प्लेलिस्ट है वो यूट्यूब पे जो है वो कंटिन्यू है, एज वेल एज हमारी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे नहीं आ रही थी। कल भी मैंने जब उसका रीजन आपको बताया था कि क्यों हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, तो एज यू वेल नो कि हमारा एप्लीकेशन पे, ठीक है, मोबाइल ऐप पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, 3 यूनिट इसके अलावा जो है वो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है और फुल्ली कवर्ड है। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहला है जेके इकोनॉमी एंड द सेकंड वन इज पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड द थर्ड वन इज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, है ना, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। So these 3 units are available on our mobile application, जो कि easily आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी, बीइंग इकोनॉमिक्स नाम से। अदरवाइज आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नाउ क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा काफी टाइम से जो यूट्यूब पे अभी होल्ड पे था, इसी वजह से कि हम उन 3 यूनिट्स पे काम कर रहे थे। नाउ वी हैव आज इसे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा एक लेक्चर आया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आप उसे भी जरूर देखें। वो लेक्चर हमारा जो था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर था। नाउ फॉर टुडेज लेक्चर वी हैव प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसके जहां पे हमने इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट को जो है छोड़ा था, वहीं से मैं इसे शुरू कर रहा हूँ। सो उसके बाद हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। यानी ये पूरा टॉपिक जो है वो लिंक्ड है, यानी कि हमें बेसिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ही पढ़ना है, जिसके साथ साथ आप लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशंस को भी समझेंगे। हालांकि अभी जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स जो है वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है, बल्कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को ही हम कह सकते हैं। बट किसी किसी बुक में ये टॉपिक्स अलग दिख सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छी बुक्स में पढ़ेंगे, जो कि मैंने सजेशन भी आपको दी थी बुक्स की, तो वहां पे आप देखेंगे कि ये जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, सो कहीं ना कहीं जो है वो आपका लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स को ही दिखाता है। और जब लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स होंगे तो इट इज ऑब्वियस कि हमारे पास maximization of output होने वाली है। तो these 3 topics are interlinked, or we can say these 3 topics are actually one particular concept, जो कि हम आज इस particular lecture में करेंगे। So without wasting much time, हम सीधा जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बुक से इसके जो कुछ कटिंग्स हैं, पेज हैं, वो यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि मैं एज यू नो कि मैं सारी बुक्स को कंसल्ट करके ही कुछ सोर्सेज जो मैंने आपको बताया उसके बाद ही मैं यहाँ पे करता हूं, तो ये मुझे अप्रोप्रिएट लगा कि यहाँ से आपको इजीली समझ आएगा। क्योंकि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का वर्जन है वो हर एक बुक में अलग अलग दिखेगा। आपको किसी जगह ये आपको MC एंड MR अप्रोच दिखेगी, किसी जगह ये TC एंड TR अप्रोच दिखेगी, किसी किसी जगह ये आइसो क्वांट्स एंड आइसो कास्ट से दिखेगा, ठीक है। सो ये अलग अलग वर्जन हैं, जिसमें से कि ये 2 वर्जन जो आपको दिखे ये बेसिक वर्जन है, ठीक है। ये बेसिक वर्जन है। इनमें से मैक्सिमम बुक्स में जहां मैंने देखा, जो PSC के लिए मैं सोचता हूं कि बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है वो ज्यादा उसमें डिस्कस नहीं किए गए। आइसो कास्ट और आइसो क्वांट्स वाले जो हमारा एक वर्जन है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को मेजर करने का, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस जो है वो दिया गया। सो यहां पे भी मैं बेसिकली दोनों ही करूंगा, दोनों को टच हम करेंगे, बट ज्यादा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को अगर हम समझेंगे तो वो हम समझेंगे किसकी हेल्प से, ऑफ कोर्स आइसो क्वांट्स एंड आइसो कास्ट की हेल्प से, ठीक है। नाउ पहले इसे समझने से पहले, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है क्योंकि तीनों टॉपिक्स इसमें हैं, तो थोड़ा सा लेंथी होगा, हम आराम से इसे पढ़ेंगे। आप इसकी लेक्चर की स्पीड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, ज्यादा लगे तो कम करें, कम लगे तो स्पीड इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आपके पास इसका ऑप्शन अवेलेबल है। सो सबसे पहले जिस तरह, ठीक उसी तरह जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, क्योंकि आपको पता है जब मैंने ये लेक्चर्स शुरू किए तो मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक
शेप में, एक स्ट्रक्चर में समझाया कि भाई एक तरफ हमारे पास में कंज्यूमर साइड है ना, जो एक मेजर पोर्शन कवर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एट द सेम टाइम हमारे पास में दूसरी साइड है प्रोड्यूसर्स, और एक तरफ आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पढ़ना है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है। और हम इस कंज्यूमर बिहेवियर को, है ना, पूरी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी हम इसे पढ़ के आए हैं, जिसमें आपने डिमांड के बारे में पढ़ा, प्राइस के बारे में पढ़ा, एट द एंड आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, जिसमें आपने इंडिफरेंस कर्व्स को हमने पढ़ा है, ठीक है। और अब हम दूसरी तरफ है, जो कि हमारा बेसिकली प्रोड्यूसर बिहेवियर में आता है ना, प्रोड्यूसर बिहेवियर में आता है, ठीक है। ये चीजें जब तक आपके माइंड में नहीं होंगी तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। सो प्रोड्यूसर बिहेवियर जब आप पढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर बिहेवियर के बाद आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है, ठीक उसी तरह जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना होता है। तो यहां पे भी आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। और हर लेक्चर में मैंने आपको यह समझाया कि इन दोनों की इंटरेक्शन, जहां पे ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। और आप अपने सिलेबस पे भी एक नजर घुमाएंगे तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आपको मार्केट्स ही दिखेंगे, जिसमें आपको बेसिकली फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ना है ना। तो ये फिर से इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो बड़ी बार बताया, ये इसलिए बता रहा हूं कि ठीक उसी तरह जैसे कंज्यूमर बिहेवियर को आपने पढ़ा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ा, अब आपको प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को समझना है। और आपको याद होगा कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमने दो चीजों की डिस्कशन करी थी। एक चीज थी उसमें से कंज्यूमर की क्या, इंडिफरेंस कर्व, है ना, इंडिफरेंस कर्व। और दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, ऑफ कोर्स हमारे पास थी बजट लाइन, जिसको आप प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इनके स्लोप्स की हमने बात करी, ब्ला ब्ला जो भी हमने इसमें देखा वो हम कवर कर चुके हैं। नो, समझने वाली चीज ये है कि ठीक उसी तरह की चीजें आपको कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी पढ़नी है। लाइकवाइज यहां इंडिफरेंस कर्व थी, यहां पे आइसोक्वांट कर्व होगी। दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसे हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इसको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा। और दूसरी चीज ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे आइसो कॉस्ट होगी, जैसे वहां पे प्राइस लाइन थी, बजट लाइन थी, यहाँ पे आइसो कॉस्ट का। ये तो एक बेसिक बात है। अब समझने वाली बात यह है कि जहां कंज्यूमर का मोटिव हमेशा से ही रहा है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का, है ना, यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन बेसिकली, कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन करेगा मिनिमम अपनी स्पेंडिंग से, यही हमने पढ़ा। और उसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास प्रोड्यूसर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। इसमें भी हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोड्यूसर का एक ही मोटिव हो सकता है, हमें ये समझ आता है, वो है प्रॉफिट, है ना। तो इसमें कंज्यूमर को, इसमें प्रोड्यूसर को बेसिकली क्या देखना है, अपना प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट के दो पहलू, टू साइड्स हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट में दो चीजें इन्वॉल्व है, हमें पता है, एक कॉस्ट है और एक रेवेन्यू है ना। या रेवेन्यू आएगा कहां से, आउटपुट से बेसिकली, है ना। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो प्रॉफिट है वो किससे आएगा, कॉस्ट्स को कम करके। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, कॉस्ट को कम किया जाए, और आउटपुट, ध्यान से देखें, आउटपुट ज्यादा हो। अब ध्यान से सुनो, यहां पे देखो आपको टॉपिक क्या लिखा दिख रहा है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट्स लग रहे हैं, जिनके ऊपर कॉस्ट लग रही है, उसको लीस्ट किया जाए। लीस्ट का मतलब ऑफ कोर्स लेस, कम। तो मैंने क्या बोला, कॉस्ट को कम करना है। और आउटपुट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट को ज्यादा करना है ना। तभी मैंने आपको पहले बता दिया, आउटपुट को ज्यादा करना हो, टॉपिक में भी मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट लिखा। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो प्रॉफिट होना ऑलमोस्ट डन है, होगा ही होगा, प्रॉफिट तो होगा ही होगा, फिर प्रॉफिट को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपको मैंने शुरू में ही कहा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अपने आप में ही लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन है, और लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन ही अपने आप में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, इट मींस कॉस्ट कम हो रही है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट और लीस्ट कास्ट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स इज इन इक्विलिब्रियम। ये तो रही बेसिक बातें जो कंसेप्ट पढ़ने से पहले आपको समझ होनी चाहिए। अब कुछ और बातें भी हैं। अब
जब एक प्रोड्यूसर है, ये जो आपके सामने स्लाइड है, आपके सामने पूरी लाइंस लिखी है, ये सारी काम की हैं, बट अभी मैं आपको सारी पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये सब आपको मैं दे दूंगा। आपको पता है ये आपको या तो टेलीग्राम पे मिलने वाली है, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किया था, अदरवाइज हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जाके जो एक फ्री मटेरियल है ना, उस दिन भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, आज कल की वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया था, भाई अगर आप प्लीज वीडियोस देखते हो थोड़ा अटेंटिवली देखा करो, उसके फ्री मटेरियल में जाके ये माइक्रो और मैक्रो के दोनों मैंने अपलोड किए हुए हैं। ये तीसरा ऑप्शन ये भी है कि जो जेके इकोनॉमी वाला हमारा लेक्चर है, कोर्स है ना, उसके अंदर नोट्स वाले सेक्शन में भी मैंने ये दोनों ही माइक्रो मैक्रो अपलोड किए हुए हैं। आप उसको जेके इकोनॉमी में नहीं जाना चाहते मत जाए, आप सिंपली टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके फ्री मटेरियल में ये पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि इसका जो क्रक्स है इन पूरी स्लाइड्स का, वो मैं आपको, क्योंकि मेरा तो मोटिव यही है कि आपको कंसेप्ट समझा सकूं, ये पूरा पढ़ के रटा ये वो चीज तो मैं समझा नहीं था, तो मैं उन्हीं चीजों का आपको मतलब बता रहा हूं कि क्या क्या लिखा है, क्या क्या बेसिकली है। तो एक चीज मैंने ये बताई जो पहले मैंने हमने डिस्कस करी, जो टॉपिक्स में लिखी थी। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जब एक प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई चीज बना रहा है, बेसिकली मान लो कोई शू की इंडस्ट्री है, कोई क्लॉथ की इंडस्ट्री है, कोई सेवरल थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप कोई भी एक को पकड़ लो, किसी चीज की प्रोडक्शन हो रही है तो उसके पास ना एक सेटअप होगा, एक प्रोड्यूसर के पास सेटअप होगा। फॉर एग्जांपल यही चीज इसमें लिखी भी हुई है, यहां पे देखो, पहले मैं लिख लेता हूं कि उसके पास में हो सकता है 10 लेबर हो सकता है 4 मशीन, मैं उसको कैपिटल लिख रहा हूं। मशीनरी मैं हर लेक्चर में बताता आया हूं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मशीनरी का कैपिटल का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, देयर आर फिजिकल कैपिटल, देयर आर ह्यूमन कैपिटल, देयर आर कैश, देयर आर कैपिटल, देयर आर मनी, सेवरल टाइप्स ऑफ कैपिटल आर देयर। तो कैपिटल का मतलब यहां पे उसके पास में जो मशीनरीज 4 कैपिटल है उसके पास। अब यही एग्जांपल देखो यहां भी लिखी होगी कि एक प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, जो कि डेफिनेट, अच्छा इस लाइन को आपको अभी समझ में आएगा। अच्छा, अब इस प्रोड्यूसर की मर्जी है भाई, उसके पास फुल्ली राइट है, वो इस पर्टिकुलर लेबर में से 6 लेबर को यूज करे, 7 को करे, 8 को करे, 9 को करे, या फिर 10 की 10 लेबर को यूज करे। उसकी मर्जी है, वो 6 लेबर के साथ 4 की 4 कैपिटल को यूज करे, 3 कैपिटल को यूज करे, 2 कैपिटल को यूज करे, 1 कैपिटल को यूज करे। अंडरस्टूड? इसमें कोई दिक्कत? ये उसकी मर्जी है। ये उसकी मर्जी वो कैसे डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स वो अपने कॉस्ट के कॉम्बिनेशंस को देखेगा कि भाई मुझे ज्यादा प्रोडक्शन और कम कॉस्ट कहां पे लग रही है। और जब हमने ये बात की ना, पेयर्स की बात की, ये जो 6 4 7 3 8 2 इन पेयर्स की बात की, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशंस। ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशन है, इस तरफ लेबर है, इस तरफ कैपिटल है, ये लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस है, और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है, एंड प्रोड्यूसर इज ऑफ कोर्स फ्री टू डिसाइड द प्रोपोर्शंस। यहां पे जो टर्म लिखी थी, जो मैंने पहले आपको नहीं पढ़ने दी, प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन बेसिकली किसको कितना यूज किया जाए, उसके लिए फ्री है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या चीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी क्या मैं यूज कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसे एक ही चीज रोकेगी, वो है उसकी कॉस्ट और उसका आउटपुट। उसको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, हम शुरू से ही पढ़ के आए, और अपनी आउटपुट को बढ़ाना है। इसके लिए चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन ले। इतनी चीज समझ आती है? यही इन 4-5 लाइन में पहले लिखी है, जल्दी से बता देता हूं कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है, वो जनरली पॉसिबल है कि वो कोई भी चेंज कर सकता है प्रोपोर्शन को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, गिवन द पॉसिबिलिटीज। इस पॉसिबिलिटीज में a firm have a certain fixed amount of output by a different combination of a factor input। अब उसको एक फिक्स्ड आउटपुट मिलेगा, है ना, उसको पता है मुझे 100, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिक्स्ड की बात हमने क्यों की, उसे पता है मैं 100 यूनिट बनाता हूं किसी चीज के, 100 यूनिट किसी चीज के, 100 शूज के पेयर, 100 शर्ट्स बनाता हूं, 100 पैंट्स बनाता हूं, कुछ भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ 10, जो हमने वहां पे एग्जांपल ली, 10 लेबर एंड 4 कैपिटल। इट इज हिज मैक्सिमम
इनपुट कॉम्बिनेशन। ये उसके पास 10 लेबर है, 4 कैपिटल है और 100 ही यूनिट बनाते हैं, 100 ही यूनिट बनाते हैं। अब देखो यहां पे वो 100 यूनिट फिक्स है, क्यों? क्योंकि लेबर और कैपिटल फिक्स है, वो उसको कम नहीं कर रहा, ना ही ज्यादा कर रहा, ना कम कर रहा। ये सारी चीजें हम पढ़ के आए। अब उसकी मर्जी है कि वो यहां पे वो 6 लेबर या 4 कैपिटल लगाए, 7 लेबर या 3 कैपिटल लगाए, 8 लेबर या 2 कैपिटल लगाए, या फिर फोर्थ कॉम्बिनेशन 9 लेबर और 1 कैपिटल लगाए। वो विद इन फिर से सुनो, वो विद इन 10 लेबर एंड 4 कैपिटल कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, यहां पे लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ फैक्टर क्या करनी है, मिनिमम करनी है। वो कॉन्टिन्यूसली इस सर्च में है कि वो किस कॉम्बिनेशन पे रुक जाए, और जिस कॉम्बिनेशन पे वो रुकेगा वही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एज सिंपल एज इट। जिस कॉम्बिनेशन में वो रुक गया उस कॉम्बिनेशन को उसे फाइंड आउट करना है। उसका सबसे बड़ा टास्क यही है कि उस कॉम्बिनेशन को वो कैसे ढूंढे जहां पे उसको मिनिमम कास्ट है और मैक्सिमम आउटपुट है, और उसी को हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और जहां पे कास्ट मिनिमम होती हैं उसे बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। जहां पे मिनिमम क्या होती हैं, कॉस्ट होती हैं। इसकी लाइन पीछे पढ़ो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द फर्म्स कॉस्ट आर मिनिमम, so every firm aim at utilizing that combination of factors of production at which its cost are least. Such combination is called least cost combination. कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत? यही लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो यूज करके एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे जाता है। अब एक चीज और समझो छोटी सी, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। दूसरी चीज ये, ठीक उसी तरह जैसे हम प्रेटो ऑप्टिमिलिटी पढ़ते हैं, ठीक है, प्रेटो ने जो ऑप्टिमिलिटी क्राइटेरिया दिया है, मैं पढ़ाऊंगा भी आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट के कुछ टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। उसने बोला कि भाई प्रेटो ऑप्टिमिलिटी तब होगी जब आप कोई चीज चेंज करो उससे किसी दूसरे को हार्म ना हो, और वही पॉइंट जो है वो ऑप्टिमम पॉइंट भी है ना। जैसे उसने बोला कि भाई आप किसी को कोई फायदा दे रहे हैं, कोई गेन दे रहे हैं विदाउट हार्मिंग द अदर पर्सन, तो वो हम मान सकते हैं कि वो अब आपका ऑप्टिमम कंडीशन है। बिकॉज अब किसी के पास यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, अब आपने किसी को 3 करना है, इसको +1 करना है, तो इसको -1 करना पड़ेगा ना। इट मींस ये अब यहां पे प्रेटो ऑप्टिमिलिटी आ गया। क्यों? क्योंकि आप विदाउट हार्मिंग किसी को, दूसरे को गेन नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, अगर वो नहीं हो पा रहा तो अब आप प्रेटो ऑप्टिमिलिटी पे हैं। अब आप कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं कर सकते भाई, 2 ही रहेगा। अब अगर चेंज किया तो कोई एक्सटर्नल चीज लाओ, बाहर से ले आओ इसको +1 करने के लिए, दूसरे से मत लो। अंडरस्टूड है? इसी तरह लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन उसे मिल चुका है प्रोड्यूसर को, अगर अब उसने अल्टरनेशन की, 7 से 8 लेबर लगाने की कोशिश की, 3 से 2 कैपिटल करने की कोशिश की, he definitely hurt its cost of production as well as its output. तो ये कहीं ना कहीं वो सिचुएशन है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जहां पे अब चीजें चेंज नहीं हो सकती। अगर चीजें चेंज हुई तो आपके कॉम्बिनेशन, आपके कॉस्ट और आउटपुट कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं फर्क आने वाला है। यही चीज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बेसिकली कर्व से भी हम समझेंगे। नाउ यहां पे कुछ लाइंस हाईलाइट है, उन्हें पढ़ लेते हैं। व्हेन अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट, जो वो चाहता है, क्या चाहता था वो, 100 यूनिट डिजायर्ड आउटपुट विद द फैक्टर कॉम्बिनेशन हैविंग लीस्ट कॉस्ट, और उसको फैक्टर्स भी मिलके जो लीस्ट कॉस्ट है, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। यही तो मैंने बोला, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज व्हेन अ प्रोड्यूसर हैज नो टेंडेंसी, ध्यान से सुनो, हैज नो टेंडेंसी आइदर टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कम करना हिज आउटपुट। अब ना वो आउटपुट को बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है। अगर वो करने की कोशिश करेगा तो उसके कॉस्ट्स में चेंजेस आएंगे। ऑफ कोर्स कॉस्ट अब इससे कम तो नहीं जाएगी, बट इससे बढ़ सकती है। हाँ, कॉस्ट इससे कम जाएगी, जा सकती है, नो डाउट, कॉस्ट उससे भी कम जा सकती है, बट
एट द सेम टाइम उसका आउटपुट भी फिर कम होने लग जाएगा। ये मैं आपको डायग्राम में भी समझाऊंगा। और फिर वो क्यों चाहेगा कि मैं इससे ज्यादा कॉस्ट को और कम करूं, क्योंकि अब ये एक एप्रोप्रिएट एक वो कॉम्बिनेशन है जहां पे आउटपुट भी ऑप्टिमम है और कॉस्ट भी मिनिमम है। अब इससे कम कॉस्ट करेंगे तो फिर आउटपुट भी कम होने लग जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ ये लाइनें थोड़ी सी मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं, ये आपने पढ़नी है। नाउ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्लेन इन टू वेज। इस बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको शुरू में ही बोला, क्योंकि आई नो कि देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसमें आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हो। द बेसिक वंस आर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। जो हमें नहीं पढ़ना वो बेसिकली शुरू में इनिशियली समझने के लिए है, लेकिन ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, आप वो पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है। वो आप ऐसे समझ लाएंगे, उसको देख के समझ जाएंगे भाई कि जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में गैप आएगा तो उसको हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, बट उसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी नहीं है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैक्सिमम एमसीक्यूज या जितने भी पुराने क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं में से आए हुए हैं, इन्हीं इस पर्टिकुलर अप्रोच में से आए हुए हैं। सो देयर आर टू वेज इस बुक के अकॉर्डिंग। बुक कौन सी है मैं ऑलरेडी आपको जो है वो सजेशंस मैंने दी थी जब एप्रोप्रिएट सोर्सेज की, उसमें बताया था। द फर्स्ट अप्रोच रेफर टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसकी मैंने बात की। ये बुक थोड़ा अलग तरीके से बताती है, जो कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने दी। सेकेंड अप्रोच इज कॉल्ड आइसो प्रोडक्ट, यानी कि आइसो क्वांट। ठीक है, आइसो प्रोडक्ट, जो कि जिसपे ज्यादा फोकस मैं इस लेक्चर में करूंगा, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट एनालिसिस गिवन बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो दो अप्रोचेस हैं बेसिकली इसमें, एक नियो क्लासिकल है और उससे भी पहले मैं कहूं तो आप बोल सकते हैं कि जर्नल अप्रोच है, जिसको एमसीआर, एमआर और टीसीआर कहते हैं। और उसके बाद नियो क्लासिकल एनालिसिस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एंड द लास्ट वन इज modern economist approach, that is iso-quant approach या iso-product approach. We explain producer equilibrium as it discussed in marginal productivity analysis. सबसे पहले थोड़ा सा marginal productivity के बारे में देख लेते हैं। marginal productivity बेसिकली क्या है, मैं इसको पहले ही समझा देता हूं क्योंकि आपको बाद में ये कंफ्यूज ना करे। यहां पे देखो, marginal productivity का मतलब एमपी का मतलब कि हर एक एडिशनल जो आउटपुट यूज किया जा रहा है, वही एग्जांपल लो। हमारे पास यहां पे लेबर कितने हैं, टोटल 10 है। यहां पे कैपिटल कितनी है हमारे पास, टोटल 4 है। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करता हूं, यहां पे यूनिट और यहां पे भी यूनिट लिखता हूं। ठीक है, यहां पे आप 10 की 10 लेबर यूज कर रहे हो, यहां पे 4 के 4 कैपिटल यूज कर रहे हो। यहां पे यार इसको हाईएस्ट लोवेस्ट से शुरू करना है ना, जीरो। यहां पे 1 यूज की, यहां पे भी 1 यूज की, यहां पे 2 यूज की, यहां पे भी 2 यूज की, यहां पे 3 यूज की, यहां पे 3 यूज की। ठीक है, तो हर यूनिट वाइज, हर एक यूनिट के बाद जो आप लेबर चेंज कर रहे हो, जो कैपिटल चेंज कर रहे हो, है ना, जो लेबर चेंज कर रहे हो, जो कैपिटल चेंज कर रहे हो, जीरो पे उसकी प्रोडक्टिविटी 0 थी। एक लेबर के आने से टोटल आउटपुट में कितना चेंज हुआ, दूसरे लेबर के आने से टोटल आउटपुट में कितना चेंज हुआ, तीसरे लेबर के आने से टोटल आउटपुट में कितना चेंज हुआ। जब उसको आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। जिस पर्टिकुलर फैक्टर की करोगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर, तो उसके फुट पे हम क्या लगाएंगे, एमपीएल, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जब हम के की बात करें। अंडरस्टूड? नाउ सो फर्स्ट, द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल ऑलवेज वांट टू यूज लीस्ट कॉस्टली कॉम्बिनेशन। हम पढ़ के आए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। combination of factors to produce any given output, it will therefore substitute factors one for another, है ना। वो तो मैंने बोला कि लेबर लगानी है तो कैपिटल कम करनी पड़ेगी, कैपिटल लगानी है तो लेबर कम करनी पड़ेगी, एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। हमें बताने की जरूरत नहीं, हम ये पढ़ के आए हैं। इफ बाय डूइंग सो it can reduce the cost of given output, what then be optimum combination of factors। फिर इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, कौन सी अप्रोच, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें कहां पे रुकना चाहिए, कहां पे जाके रुक जाना चाहिए कि अब इतना कैपिटल और इतना लेबर। यही वाला एग्जांपल, 6 लेबर 4 कैपिटल, 7 लेबर 3 कैपिटल। अब हम कहां पे रुके, कितना लेबर और कितना कैपिटल का कॉम्बिनेशन ले। इस अप्रोच ने हमें थोड़ा हट के बताया प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें वहां पे रुक जाना चाहिए, ये वाला, हमें वहां पे रुक जाना चाहिए जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। ऑफ कोर्स प्राइस ऑफ लेबर इज कॉल्ड वेजेस एंड प्राइस ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जहां पे ये चीजें इक्वल हो जाएं, जहां पे ये चीजें इक्वल हो जाए, आप वहां पे रुक जाइए। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस
दिस पर्टिकुलर अप्रोच का नाम है मार्जिन प्रोडक्टिविटी अप्रोच। इसमें से कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, आ भी सकता है कोई डेफिनेट, मतलब क्योंकि ये नियो क्लासिकल अप्रोच है तो ऑफ कोर्स पूछते हैं। नियो क्लासिकल को वेलफेयर से जोड़ के काफी हद तक जो है वो देखा जाता है। हेलो लेक्चर। सो इस अप्रोच को काफी हद तक जो है नियो क्लासिकल को बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स से हम जोड़ के देखते हैं। जितनी भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है बेसिकली उसको नियो क्लासिकल नहीं ज्यादातर जो है एडवोकेट किया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ ये वाली चीज याद रखनी कि जहां पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, बट इसको MPL डिवाइडेड बाय PL, ठीक है। मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज डिवाइडेड टू प्राइस ऑफ लेबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। व्हाट इफ, क्वेश्चन तो ये है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है। मान के चलो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ग्रेटर देन है मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल्स, है ना। तो उस केस में क्या होगा, ये आपको यहां पे पढ़ लेना है। मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी से जाना चाहता हूं क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी हमारा हाफ एन आवर हो गया है। मैं उस पे जाना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट अप्रोच है हमारी, कौन सी, ऑफ कोर्स आइसोकास्ट वाली और आइसोक्वांट वाली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली है कुछ भी नहीं है। जब मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज्यादा हो जाएगा, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कम है, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर जो है इस तरफ इंक्लाइन होने लग जाएगा। जब इस तरफ इंक्लाइन होने लग जाएगा, ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, तो इसके कहीं ना कहीं वेजेस जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। तो ये अगेन जो है इसको पुश करेगा प्रोड्यूसर को कैपिटल की तरफ, और ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसी चीज को यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो किया हुआ है। यहाँ पे देखो, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को पुश करेगा और ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। और अगर यहाँ पे तो सिर्फ दो फैक्टर्स की बात की हमने, लेबर और कैपिटल की, लेकिन हमें पता है देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, है ना। लेबर है, कैपिटल है आपका, लेबर कैपिटल लैंड एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल, ये कितनी और तरह की चीजें हैं। और अगर उस तरह के केसेस हो तो उसमें जब सारे फैक्टर्स एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। उतना कुछ खास इसमें है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, लेकिन पहले बताना जरूरी था क्योंकि उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नाउ द मेन थिंग जो हमें इसमें पढ़नी है, यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बेसिकली यहां से एक्चुअल शुरू होता है। मीनिंग अभी तक सिर्फ हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पढ़ा, और वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मीनिंग आखिर क्या है, क्यों और कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। जो वो बेसिक कंसेप्ट मैंने शुरू में आपको बताया ना, वो आपको किसी बुक में या किसी भी लेक्चर में नहीं आपको मिलेगा कि आखिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो हमें पता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बाय प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। नो, इट इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट इज अबाउट कॉस्ट एंड आउटपुट्स। यही आपका टॉपिक भी है कि कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए और आउटपुट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। नाउ वी हैव आइसोक्वांट्स। व्हाट इज दिस आइसोक्वांट्स? एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट वी कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व। सो ये अप्रोच ऑफ कोर्स हमने बोला कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट अप्रोच है जो एक्सप्लेन करती है इक्विलिब्रियम को, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ आइसो प्रोडक्ट, इसे आइसोक्वांट्स भी बोलते हैं, कर्व also called isoquants. Iso product analysis is quite similar to the indifference curve analysis of a consumer equilibrium. मैंने आपको पहले बोला it is almost quite similar to the indifference approach. Indifference approach of course आपको याद होगी, किसने दी कब दी मुझे जरूर बताएं आप कमेंट करके, और आपको क्या क्या याद है indifference curve के बारे में। विदाउट रिवीजन आप मुझे इस चीज के बारे में बताएं कि बस मुझे आप इतना बता देना कमेंट में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कब होता है और कहां होता है, ठीक है। नाउ सो मीनिंग क्या है प्रोड्यूसर्स इस आइसोक्वांट कर्व का या आइसो प्रोडक्ट का। सो दिस आइसोकास्ट या आइसोकास्ट नहीं, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो का मतलब अभी आपको पता चल जाएगा, मैं क्या बताऊं पहले। कर्व आर द लाइक इंडिफरेंस कर्व व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आइसो प्रोडक्ट कर्व्स are likewise used in finding a producer's equilibrium. And isocast curve show different, यहां से सुनना ध्यान से, different combinations of factors of production which when used in the production process yield equal production. Yield equal production. शुरू में क्या बोला मैंने आपको, हमें पता है यानी प्रोड्यूसर को पता है उससे 100 यूनिट मिल रहे हैं। इस केस में हमने बोला आउटपुट इज फिक्स्ड और उसके पास में 10 ही लेबर है, 4 ही कैपिटल है। दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर गिवन। अब इनमें से उसे कॉम्बिनेशन फाइंड करना है।
है ना। सो ये जो आइसोक्वांट कर्व है, ये हमें यही बताती है कि इस कर्व के ऊपर आने वाले सभी कॉम्बिनेशंस जो है, यहां पे देखो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच व्हेन यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस यील्ड इक्वल प्रोडक्शन। ये हमें इक्वल प्रोडक्शन बताती है, सिर्फ इतनी सी बात है, इक्वल प्रोडक्शन बताती है। Since all combination on the same isoquant curve produces the same amount of production, he is indifferent to these combinations. अब उससे प्रॉब्लम नहीं है चूज करने में कि उसे कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना है। क्यों? हर एक कॉम्बिनेशन उसको इक्वल आउटपुट दे रहा है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का रास्ता है बेसिकली, बस इतना याद रखो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का एक रास्ता है जो हमने खुद से बनाया है, ठीक है। दैट इज why isoproduct curves are sometimes called production indifference curves. We can say that the isoproduct curves are contour lines, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, contour lines which trace the look, क्या है ये यहां पे मिसप्रिंट है, locus, ठीक है, LOCIUS, locus, ठीक है, locus of equal output, locus point, locus of equal output. Another name for isoproduct curve is isoquants. It means curve having factor combination yielding equal quantity of output. ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ऐसी कर्व, ये वाली लाइन आप याद रखो बस। It means curve having factor combination yielding मतलब प्रोडक्टिविटी देना, yielding equal quantities of output. That's it. Now, does an isoquant have shows different combination of factors of production using same amount of output and producer will indifferent as regarding choice of these combinations. Now, एक तरफ से प्रोड्यूसर अब उतना कंसर्न नहीं है अबाउट कॉम्बिनेशंस कि किस कॉम्बिनेशन को वो चूज करे, बिकॉज जो ये इनडिफरेंस कर्व है, ये आइसोक्वांट कर्व है, ये उसे ऑलरेडी ही ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दे रही है जो कि सिमिलर है, जो कि हर एक कॉम्बिनेशन उसको इक्वल प्रोडक्टिविटी देने वाला है। तो प्रोडक्टिविटी इज नॉट एन इश्यू फॉर अस। नो क्यों? इससे पहले हमें इश्यू था कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करें। इस आइसोक्वांट कर्व ने हमारा एक काम तो आसान कर दिया, आउटपुट वाली साइड से हमें यह बता दिया कि भाई आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे, यू विल बी एबल टू अटेन सेम लेवल ऑफ आउटपुट। नाउ फिर बचा क्या? प्रॉफिट के दो साइड्स बताई थी, एक आउटपुट और दूसरी कॉस्ट। नाउ हमें यह पता करना है कि कॉम्बिनेशन तो ठीक है भाई, अब इस किस कॉम्बिनेशन पे कौन सी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट कैसे मिनिमम होगी, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन इक्वल आउटपुट दे रहा है, बट क्या हर एक कॉम्बिनेशन इक्वल कॉस्ट दे रहा है? दैट इज द पॉइंट, है ना। कि हमने बोला आप 9 लेबर लगाओ या 2 कैपिटल लगाओ, आपको 100 यूनिट्स ही मिलेंगे इस आइसोक्वांट पे। आप 8 लेबर लगाओ, आप 3 कैपिटल लगाओ, आपको 100 यूनिट्स ही मिलेंगे। बट क्या ये जो 8 और 3 या ये जो 9 और 2 है, इनमें से कम कॉस्ट किस पे लग रही है? अब कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, और वो आइडेंटिफाई होती है आइसो कॉस्ट कर्व से। आइसो कॉस्ट कर्व से। ये आइसो क्वांट कर्व, अभी आइसो क्वांट का बेसिकली बचा हुआ है बहुत कुछ, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और भी चीजें, बट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूं कि इसके बाद हम किस पे जाएंगे? आइसो कॉस्ट पे जाएंगे। नो इसको समझो पहले, इसकी पूरी बकायदा आपको डायग्राम और ये ग्राफ मिलेगा किसका? ये आइसोक्वांट्स का। तो एक तरफ कॉम्बिनेशंस है, जो चीज मैं आपको बता चुका हूं, कुछ नया नहीं है। A B C D E नंबर ऑफ या यूनिट्स ऑफ आउट लेबर आपके पास यहां इस केस में 5 है, 1 2 3 4 5, और कैपिटल आपके पास 15 11 8 6 5, और जो चीज मैंने बोली आउटपुट इज सिमिलर, 200 वेदर यू आर ऑन 1:5 रेशियो, है ना। रेशियो बताता हूं, 1:5, 2:11, 3:8, 4:6, 5:5। कोई भी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी या कॉम्बिनेशन ई, किसी भी कॉम्बिनेशन पे हो आपको मिलने वाला है इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, नॉट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहां पे मिलेगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इनडिफरेंस कर्व के ऊपर। और इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट कहां पे मिलेंगे?
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आइसो क्वांट्स। अंडरस्टूड? इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ इशू ये है कि हम किस कॉम्बिनेशन को चूज करें। जिसके लिए पहली चीज देखने वाली ये थी कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा आउटपुट देगा। अब तो हमें पता चल गया कि हर कॉम्बिनेशन हमें सिमिलर आउटपुट दे रहा है, तो हम किसी को भी पिकअप कर सकते हैं। बट नाउ क्वेश्चन इज, किस कॉम्बिनेशन पे कॉस्ट कम है, किस कॉम्बिनेशन पे कॉस्ट कम। ये पूरी एक्सप्लेनेशन इस पे पैरा पे आपको इसी पर्टिकुलर टेबल की मिलेगी। इसी टेबल से हमने उसको उठा के ग्राफ बना दिया। जब एक लेबर थी तो 15 कैपिटल थी, ऐसा ही था क्या? हाँ ठीक है, एक लेबर थी 15 कैपिटल थी। जब दो लेबर थी तो 11 कैपिटल थी, ऐसा ही था क्या? जब दो लेबर थी तो 11 कैपिटल थी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब तीन लेबर थी तो 8 कैपिटल थी। जब तीन लेबर थी तो 8 कैपिटल थी। जब चार लेबर थी तो 6 कैपिटल थी। चार लेबर थी तो 6 कैपिटल थी। जब 5 लेबर थी तो 5 कैपिटल थी। 5 लेबर थी तो 5 कैपिटल थी। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। सो वी हैव कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी एंड ई। बट सरप्राइजिंगली थिंग क्या है हमारे पास? the all combination gives equal output of 200. This is the first and foremost property of isoquant. हमेशा याद रखेंगे, हमेशा माइंड में रखेंगे, दिमाग खोल के सोचेंगे और दिमाग खोल के इसे पढ़ेंगे कि ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। आइसोक्वांट्स पे किसी भी कॉम्बिनेशन पे जाओगे, वेदर इट इज ए, बी, सी एंड डी, मैं एक नया कॉम्बिनेशन बनाता हूं। मैं यहां पे एफ कॉम्बिनेशन क्रिएट करता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रीन कलर। मैंने यहां पे एक नया कॉम्बिनेशन बनाया। दैट इज पॉसिबल नहीं है। अज्यूम करो 1.5 ऑफ लेबर एंड 13 ऑफ कैपिटल और लेबर। इट इज ऑल्सो गिव अस 200 ऑफ आउटपुट। क्योंकि आप इस पर्टिकुलर कर्व पे कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करो, इधर से इधर मिला दो, इधर से इधर मिला दो, यू कैन एग्जैक्टली ऑब्टेन द इक्वल आउटपुट, दैट इज 200। ये चीज पता चली, यही सबसे पहली प्रॉपर्टी है इस आइसोक्वांट्स की। नाउ इसको पढ़ लेना एक बार प्लीज। नाउ वी हैव सेकेंड थिंग, दो कंसेप्ट हैं, अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक उसी तरह जैसे इंडिफरेंस मैप और इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ लिया, जैसे वैसे ही इंडिफरेंस, ऐसे ही आइसोक्वांट कर्व भी पढ़ लिया। अब आइसोक्वांट मैप एग्जैक्टली जैसे उसमें पढ़ा कि जब एक से ज्यादा आइसोक्वांट्स होंगी एक ही जगह पे, एक ही ग्राफ पे। ऐसा नहीं है कि यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, ए बी सी एंड डी, तो उसको हम आइसो मैप बोलेंगे, आइसोक्वांट मैप बोलेंगे। नहीं, जब एक ही कर्व के ऊपर, एक ही ग्राफ के ऊपर 2 से 3 कर्व्स आपको मिलेंगी, तो ये हमारा क्या बन गया? आइसोक्वांट मैप। हमेशा याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज यहां पे देखो, खोल के देखो, ये 100 था, ये वही है जो हमने अभी पढ़ा, नहीं वो ये था 200। इससे कम वाली पे 100 है, इससे ज्यादा वाली पे 200 है, उससे भी ऊपर जाओगे तो 300, 400। इट मींस जब आइसो प्रोडक्ट लाइन शिफ्ट होती है, अगर अपवर्ड साइड जाएगी तो आउटपुट बढ़ेगा, और जब डाउनवर्ड साइड जाएगी तो आउटपुट कम होगा। कुछ याद आ रहा है आपको? हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक उसी तरह हायर आइसोक्वांट्स रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अभी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा आगे, मुझे तो ये इसको देख के याद आ गया, मैंने इसलिए पहले बता दिया, तो इसको प्लीज आप पढ़ लेंगे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। कंसेप्ट मैंने बता दिया। नाउ इसके अंदर एक चीज है, ठीक उसी तरह जैसे आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है क्या पढ़ा था हमने? यहां पे है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, वहां पे था MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना? यही था, MRS था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।
अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे एक बार बता देना कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था, MRTS था या MRS था, MRSC था आई थिंक। तो इस केस में वो आपको दिखेगा MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या है? आई थिंक सो कि आपको अभी तक समझ आ गई है, आपने, क्योंकि आपके माइंड में साथ ही साथ इंडिफरेंस कर्व भी चल रहा है तो आपको समझ आ गया होगा क्या है बेसिकली, वो भी आपको समझा देता हूं। जब जब हम एक यूनिट छोड़ेंगे, ये क्या हुआ, जब जब हम एक यूनिट लेबर का लेने के लिए एक यूनिट कैपिटल का छोड़ेंगे, लेबर को आपने +1 किया, कैपिटल को आपने -4 किया, ऐसा ही है, -4 किया। अगेन आपने लेबर को +1 किया, कैपिटल को -3 किया, यहां +1 किया, यहां -2 किया, यहां +1 किया, यहां -1 किया। कुछ दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेटली देयर आर ट्रेड ऑफ बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ट्रेड ऑफ मैं बहुत बार बता चुका हूं, लास्ट अभी लेक्चर किया था हमने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में, वहां पे बताया ट्रेड ऑफ मतलब इकोनॉमिक्स में आप बहुत बार सुनेंगे ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ यानी जब दो चीजों के बीच में आपको डिसाइड करना पड़े, एक को छोड़ना है दूसरे को लेना है, ठीक है। तो जब आप कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर एडिशनल लेबर तो उसे हम ट्रेड ऑफ बोल रहे हैं, ट्रेड ऑफ बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। और इस ट्रेड ऑफ का जो रेट है उसी रेट को मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। यहां पे वो आपको दिख रहा है MRTS, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, ठीक है। लेबर को आप ले रहे हैं, कैपिटल को आप छोड़ रहे हैं, तो लेबर फॉर कैपिटल है, लेबर को गेन करने के लिए कैपिटल को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट मींस जो छोड़ रहे हैं वो वाई एक्सिस पे है, ठीक है, इस तरफ से आप छोड़ते आ रहे हैं, इसको नीचे की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ आप जा रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको बहुत बार कंफ्यूज करेगा, तो हमेशा याद रखना है जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो वाई एक्सिस पे है, वो कैपिटल है, वो जो आप अटेन कर रहे हैं, जो आप ले रहे हैं वो लेबर है, वो एक्स एक्सिस पे है। तो ये आइसोक्वांट कर्व कुछ इस तरह से है ना, IQ ये कॉन्वेक्स टू द रीजन है ना। तो जब आप इसको इस तरह से इधर की तरफ जा रहे हैं, यहां से इधर जा रहे हैं, तो कैपिटल को छोड़ते जा रहे हैं और लेबर को लेते जा रहे हैं, तभी आप देखेंगे कि यहां पे ये 4 3 2 1 और ये 1 1 1 1 ये आपको यहां भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और एक चीज और इसमें कि ये क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, जैसे MRS होता जा रहा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होता जा रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट इज वाई देयर आर convex shape of isoquants same as the case of indifference curve। क्योंकि ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कम होता जा रहा है, 4 3 2 1 डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसीलिए आपको जो इसकी आइसोक्वांट कर्व है यहां से यूं आती दिखेगी और यहां से आगे और ऐसे होते जाएगी। इट मींस इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये चीज प्लीज आप पढ़ लेना, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ, नथिंग यहां पे कुछ नया नहीं है। तो यहां पे MRT हैज डिमिनिशिंग टेंडेंसी, ये मैं आपको पहले बता चुका। अंडरस्टूड? कोई इशू? आई थिंक कुछ भी होगा कमेंट में बताएं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, टेलीग्राम पे तो चैट का ऑप्शन नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहां जाके आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी कितने बजे भी किसी भी दिन पूछ सकते हैं मेरे से। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे करते हैं मॉक टेस्ट, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस में जो थी हमारे प्रॉब्लम्स वो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो नंबर ऑफ चैट्स ऑप्शन आर देयर, आप मुझे फोटोज किसी का खींच के किसी क्वेश्चन का वो भी सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी, और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वो अवेलेबल है, ठीक है। नाउ सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसोक्वांट कर्व। सो इसको जल्दी से रिवाइज करूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। सबसे पहला, आइसोक्वांट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एग्जैक्टली एज सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, वो भी इसी तरह थी, लेफ्ट टू राइट सिमिलर, कन्वेक्स टू द ओरिजिन थी। और ऐसा क्यों है, इस तरफ जो आपके के है, कैपिटल को आप छोड़ते जाएंगे, लेबर को लेते जाएंगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिमिनिशिंग MRTS दिखेगा आपको, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से आपको कन्वेक्स टू द ओरिजिन दिखेगी। नाउ ये क्या इसकी शेप चेंज हो सकती है? डेफिनेटली चेंज हो सकती है। इसको पढ़ लेंगे आप कि जैसे ये फर्स्ट कर्व है, ठीक है, अगर ये चेंज हो जाती है, ठीक है, तो ये देखो आइसोक्वांट्स हमारी यूं है, डाउनवर्ड होती है, लेकिन आपको ये अपवर्ड दिख रही है ना। ऐसा नहीं हो सकता
क्योंकि अगर ये दिखेगी इट मींस आप लेबर भी बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं, फिर ऊपर जाएंगे लेबर भी बढ़ाएंगे कैपिटल भी बढ़ाएंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स देयर आर ट्रेड ऑफ बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, एक को छोड़ने के लिए, एक को गेन करने के लिए दूसरे को गिव अप करना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमें वायलेट कर रही है। यही चीज यहां पे लिखी होगी, यहां पे देखो, आइसोक्वांट विच डू नॉट स्लोप ही होगा, स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जिसका स्लोप लेफ्ट टू राइट नहीं है, टू द राइट वायलेट द बेसिक असम्पशंस, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट नहीं बनाती, ठीक है, तीनों ही नहीं बना रही, ठीक है, तीनों ही कर्व, ये सेकंड कर्व, ये फर्स्ट कर्व, ये थर्ड कर्व, तीनों ही नहीं बना रही लेफ्ट टू राइट, या आई थिंक फर्स्ट और सेकंड बना सकती हैं। एक मिनट पढ़ के देख लेते हैं। द फर्स्ट फिगर शोज एज अमाउंट ऑफ बोथ factors of production, labor and capital increase, output also increase, and that is why isoquant slope upward. This is not possible since the basic property of isoquant is distributed all combination on the same indifference का equal amount of the output, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा रीजन ये भी है कि IQ के ऊपर, आइसोक्वांट के ऊपर हर एक पॉइंट इक्वल क्या देगा? आउटपुट देगा, बट यहां पे देखेंगे कि आउटपुट आपका बढ़ता जा रहा है, जैसे ऊपर जाओगे बढ़ता जाएगा, नीचे जाओगे कम होता जाएगा, लेकिन ये आइसोक्वांट की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसके बाद सिमिलरली सेकंड फिगर और थर्ड फिगर अमाउंट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड व्हाइल कीपिंग द कांस्टेंट द अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर, दिस इज आल्सो गिव अस सम लेवल ऑफ आउटपुट एज वी मूव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन बी एंड इट इज अगेंस्ट द गिवन असम्पशन। सो ये तीनों ही जो है कर्व्स नहीं हो सकती, शेप ऑफ आईसी जो है, आईक्यू जो है वो ओनली होगा डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, आइसोक्वांट कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगी। जैसे ये कन्वेक्स नहीं बना रही, ये थोड़ा सा कनकेव शेप दिख रहा है आपको, तो ये कभी भी नहीं होगा, हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन जो है आपको देखने को मिलेगी। सो टू आइसोक्वांट्स कर्व कैन नॉट कट ईच अदर, ठीक उसी तरह जैसे कि आइसोकास्ट में आपने देखा, यहाँ पे ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसका रीजन भी मैंने आपको बड़ी बार बताया, क्योंकि ये भी देखेंगे आप कि ये आइसोक्वांट 1 जो है और ये जो आइसोक्वांट 2 है, कायदे से प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हायर इंडिफरेंस कर्व, ये वाला हायर आइसोक्वांट कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, लेकिन जब ये एक ही पॉइंट पे आ जाएंगी तो इट मींस ये रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे एक ही, दोनों कर्व एक ही आउटपुट को या लाइकवाइज 100 को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वो क्लैशेस आएंगे कॉम्बिनेशन से, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, हायर इंडिफरेंस कर्व, सॉरी इंडिफरेंस बोल रहा हूं मैं बार बार, आप इसको आइसोक्वांट ही समझिएगा। आइसोक्वांट कर्व हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताती है, इसके ऊपर जाओगे तो क्यों ऐसा बताती है? आइसोक्वांट वर्क पे 100 था, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरह के लेबर और कैपिटल आपको दिख रहे हैं। अगर आपको एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, है ना, लेकिन यहां पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप दोनों को एक साथ बढ़ा सकते हैं। ध्यान से समझो, यहां पे देखो कैपिटल भी बढ़ा, लेबर भी बढ़ा, दोनों को एक साथ बढ़ा के आप बी पे चले गए, दूसरे आइसोक्वांट पे। जब दोनों को बढ़ाएगा तो कैसे? 10 लेबर था, 4 कैपिटल था, आपको इसके अंदर ही डिसाइड करना था कि क्या लगाना है। अब आप जब ऊपर गए तो आपके पास 12 लेबर आ गए, 5 कैपिटल आ गए, दोनों ही बढ़ गए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। उस केस में आप दोनों, ये दोनों तो 100 हमने लिया था, 200 बना रहे हैं, हो सकता है ये 300 बनाने लग जाए, ठीक है। तो दिस इज पर्टिकुलर, दिस इज द बेसिकली रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर असम्पशन। अंडरस्टूड? नाउ द सेकंड थिंग, जो कॉस्ट वाली साइड, ये तो वही प्रोडक्ट वाली साइड, आउटपुट वाली साइड। नाउ वी हैव कॉस्ट वाली साइड। सो कॉस्ट वाली साइड हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसो कॉस्ट कर्व। आइसो अगेन इक्वल, उसमें भी मैंने आपको नहीं बताया था। आइसो, यहां पे आइसो का मतलब इक्वल और प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट, जो इक्वल प्रोडक्ट या सेम प्रोडक्ट दे, और आइसो कास्ट का भी यही मतलब, जो इक्वल या सेम लेवल ऑफ कास्ट हमें बताए, ठीक है। इसको हम आउटले लाइंस भी कभी कभी कहते हैं, जैसे उसमें बजट लाइन और प्राइस लाइन कहते हैं, इसमें आइसो कॉस्ट लाइन और आउटले, आउटले मतलब जो आप आउटले एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा कर रहे हैं उसकी लाइंस, कॉस्ट जो लगा रहे हैं बेसिकली उसकी लाइंस, है ना। सो द चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट अ डिस्पोजल ऑफ प्रोड्यूसर। कोई भी जो प्रोडक्शन करेगा, जो कल मैक्रो वाला हमने लेक्चर पढ़ा, ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उसमें मैंने आपको बताया कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो विद द हेल्प ऑफ सम बोरोविंग्स होगा, सम लोन्स होगा, या अपनी सेविंग से होगा, है ना, यही हमने पढ़ा। ठीक उसी तरह यहां भी वही बात की जा रही है कि अगर आप भाई कोई आउटपुट बना रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, तो बेसिकली उसके ऊपर खर्चा तो होगा ही, है ना, कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स मनी, फाइनेंसिस, फंड्स, कल भी बताया मैंने आपको, है ना, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा उसको बनाने के लिए।
एंड द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस, लाइकवाइज लैंड को आपने रेंट देना है, लेबर को आपने वेज देना है, यही है, ठीक है, यही कॉस्ट है, इसी के ऊपर कॉस्ट लगेगी। सो आइसो कॉस्ट कर्व इज द लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स which the producer can get for the certain amount of money at a given price of output, given price of factors। एक फैक्टर के कॉम्बिनेशन को बताएगा, जैसे आपने वहां भी कैपिटल और लेबर पढ़ा, यहां भी कैपिटल और लेबर, कैपिटल और लेबर की हेल्प से जो आउटपुट हो रहा था हमने वो पढ़ा। यहां कैपिटल और लेबर को कुछ पैसे देने हैं कि भाई ये लो पैसे, आप ये काम करो, या काम करने के बदले जो उन्हें पैसा देंगे, उसके कॉम्बिनेशन को बताएगा। उसके कॉम्बिनेशन को क्या बताएगा, हमें ये आइसो कॉस्ट कर्व बताएगी। बेसिकली आइसो कॉस्ट कर्व बजट बताएगी, किसका, प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर के पास में कितना पैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन को डिसाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे P1 लाइन आपको दिख रही है ना, ये एक मिनट, यहां पे P1 L1 दिख रही है, यहां पे P2 L2 दिख रही है, यहां पे P3 L3। इसका क्या मतलब है, अगर फर्स्ट वाली का बात करें तो इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर आइसो कॉस्ट कर्व के अकॉर्डिंग, यहां पे मैं ऐसे कर रहा हूं, ए वाली, ठीक है, फर्स्ट वाली, इसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर के पास जितना पैसा है उसके हिसाब से वो 40 लेबर कैपिटल यूज कर सकता है या 20 लेबर यूज कर सकता है। समझ में आया, जितना पैसा एक प्रोड्यूसर के पास है कॉम्बिनेशन फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग, ये उसकी बजट लाइन है, इससे बाहर नहीं वो जा सकता। इसके अंदर अंदर वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर ले, 10 20 20 10 कुछ भी चूज कर ले, या 0 ऑफ लेबर और 40 ऑफ कैपिटल, या 0 ऑफ कैपिटल 20 ऑफ कैपिटल। अंडरस्टूड, ये उसकी औकात है, ये इसके अंदर ही प्रोडक्शन कर सकता है। अब उसके पास पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया, वो आइसो पॉइंट कर्व बी पे चला गया, ठीक है। अब वो इससे 60 कैपिटल खरीद सकता है और 30 लेबर खरीद सकता है, इतनी औकात उसकी बढ़ गई, तो उसका बजट शिफ्ट हो गया, इस कर्व से इस कर्व पे चलेगी। अब इससे भी ऊपर, इस कर्व से इस कर्व पे ऊपर चलेगी, सी के ऊपर, तो वो 80 लेबर कैपिटल यूज कर सकता है और 40 लेबर यूज कर सकता है और कैपिटल यूज कर सकता है। समझ में आया, आइसो कॉस्ट कर्व उसकी लिमिट्स बता रहा है कि उसके पास में कितना बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है। एक मिनट में चार्जर लगा लूं। उस बजट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। मान लो हम सेकंड वाली पे हैं, P2 पे हैं, तो यहां पे हो सकता है वो 40 और 10 यूज करे, है ना, 30 और यहां बीच में कोई 15 हो वो यूज करे, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करे, ठीक है। नाउ आइसो कॉस्ट लाइन शो वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से टू? ऑफ कोर्स कैपिटल एंड लेबर, विच अ प्रोड्यूसर कैन ऑब्टेन फ्रॉम मार्केट विद अ गिवन आउटले। गिवन आउटले उसका गिवन बजट, ठीक है, जो कि मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेबर 100 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, मतलब जो भी रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो उसका अपना बजट है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। इसको प्लीज आप गो थ्रू करना, इसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो शिफ्ट हो सकती है, रोटेट हो सकती है। ये केस है रोटेशन का, ये केस था शिफ्ट का। इसके आगे भी शायद शिफ्ट का होगा, नहीं है, ठीक है, वो शिफ्ट का है कि यहां पे आइसो कॉस्ट कर्व लेबर वाली साइड से शिफ्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है, यहां सोच के देखो। इसका मतलब यह है लेबर यहां पे चीप हो रही है, लेबर यहां पे सस्ती हो रही है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि विद द गिवन बजट
पहले प्रोड्यूसर 40 कैपिटल खरीद सकता था और 20 लेबर खरीद सकता था विद अ गिवन बजट। अभी बजट नहीं उसका चेंज हुआ। बजट कब चेंज हुआ था? बजट यहां पे चेंज हुआ था जब शिफ्ट हुआ था किसमें आइसो कॉस्ट लाइन में। यहां पे आइसो कॉस्ट लाइन शिफ्ट नहीं हुई। भाई ध्यान रखना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता। यहां पे रोटेट हुई है, रोटेट्स यहां लिखा भी हुआ है, ठीक है, ये देखो रोटेट्स, और ये वाला शिफ्टिंग था, ठीक है, ये वाला शिफ्टिंग था यहां पे होगा। ये लास्ट वाली डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है 13.3 की, ठीक है, इसकी 13.3। पहले वो 20 खरीद सकता था, अब विद इन गिवन बजट वो 40 खरीद सकता है, विद इन गिवन बजट वो 80 खरीद सकता है। इट मींस कि अब लेबर सस्ती होती जा रही है। लेबर पहले 100 रुपए पे मिल रही थी, अब हो सकता है 50 रुपए में मिल रही है। 100 रुपए पे मिल रही हो, आपके पास 100 रुपए हैं तो आप एक ही लेबर खरीद सकते हो। आपके पास अभी भी 100 रुपए ही है लेकिन लेबर 50 रुपए की होगी तो आप 2 खरीद सकते हो। आपके पास अभी भी 100 रुपए ही है, लेबर 25 होगी तो आप 4 खरीद सकते हो। आपके पास अभी भी 100 रुपए ही है, लेबर 1 रुपए की होगी, आप 100 की 100 खरीद सकते हो। बजट में चेंज नहीं हुआ, बजट 100 का 100 ही है। लेबर के प्राइसेस में चेंज हो रही है। यहां पे देखो लेबर के प्राइसेस में चेंज हो रही है। इस केस में लेबर कर्व क्या होगी? रोटेट होगी। आ लेबर बिकम चीपर, द आउटले लाइन रोटेट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कुछ दिक्कत इसमें, कुछ दिक्कत। इसी की एक्सप्लेनेशन यहां पे दी है विद एग्जांपल्स। विद एग्जांपल्स कैलकुलेशन करते रहना बैठ के आराम से। कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए, जो मेरा मोटिव। यही केस इक्वली पॉसिबल है कैपिटल साइड से भी। कैपिटल साइड से भी पहले 40 खरीद सकते थे, अब 80 खरीद रहे हो। बजट उतना ही, बजट नहीं हुआ, बजट 100 ही या 200 300 जो भी एग्जांपल में लिखा होगा देख लेना आप, ठीक। बट आप उसी बजट से ज्यादा खरीदने लगे तो कैपिटल चीप हुई, इसलिए कैपिटल की साइड से ये रोटेट हुई। ये बड़े अच्छे से यार मैंने उसमें आपका प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आइसो बोलो इंडिफरेंस कर्व के केस में बताया हुआ, पढ़ाया हुआ मैंने। वही चीजें सिमिलर है, बस प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। ये चीज आ गई इसमें। नाउ द एक्चुअल थिंग दैट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, चॉइस ऑफ ऑप्टिमम आउट इनपुट कॉम्बिनेशन। और इनपुट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमम होंगे, मिनिमम होंगे कॉस्ट, तो डेफिनेटली आउटपुट मैक्सिमाइजेशन होगी। उसी में से एक लाइन निकलेगी जिसको आप लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहेंगे या एक्सपेंशन पाथ, है ना, एक्सपेंशन पाथ। ये एक्सपेंशन पाथ निकलेगा, ठीक है। ये भी आपको अभी बताऊं, कुछ समझने वाली चीज नहीं है, ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है। 2 चीजें समझने वाली, क्या? मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। क्या है? ये है IQ, आइसो क्वांट, ये है IC, आइसो कॉस्ट। ये आइसो कॉस्ट का स्कोप नहीं सॉरी स्लोप, और ये आइसो क्वांट्स का स्लोप। ये हमारे पास एक आइसो क्वांट है जो कि मैक्सिमम हमें 500 यूनिट दे सकती है। आपके सामने सब कुछ भूल जाओ, इस कर्व को 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 भूल जाओ। 4 कर्व से हमारे पास L, L1, L2, L3, भूल जाओ इनको थोड़ी देर के लिए। सिर्फ याद रखो आइसो क्वांट कर्व जो कि 500 यूनिट दे रही है। आप H पे होंगे तो भी इतना ही मिलेगा, आप K पे होंगे तो भी इतना ही मिलेगा, आप E पे होंगे तो भी इतना मिलेगा, R पे होंगे तो भी इतना मिलेगा, S पे होंगे इतना ही मिलेगा। ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको पजल करेगा ये। मैं इसको अलग से बनाता हूं। ये है हमारे पास, ये हमें दे रही है 500 यूनिट। पॉइंट क्या है? H है, K है, E है, R है, S है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये वही एग्जैक्टली हमारे पास आ गई जब हमने आइसो क्वांट पढ़ी, तो उसमें मैंने बोला इस तरफ कैपिटल है, इस तरफ लेबर है। कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करोगे, आपको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला है, दैट इज 500, नो डाउट, है ना। इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिलने वाला। लेकिन फिर मैंने बोला ये तो
रही बात कि कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हो, आपको इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, एच लो, के लो, ई लो, आर लो, एस लो, बट इन सारे कॉम्बिनेशंस में से कॉस्ट कहां पे कम है भाई, वो हमें बताओ, हमें कहां पे रुकना है वो हमें बताओ। अब फिर हमने क्या किया, सबसे पहली लाइन यहां पे लगाई, मैं लगाता हूं यहां पे सबसे पहली लाइन, मैं लगाता हूं सबसे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन है पी एन एल, ये पी एल। आप बोले सर क्या यहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो सकता है, मैं बोलूं नहीं हो सकता, दूर दूर तक नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर का बजट बहुत नीचे है, प्रोड्यूसर का बजट बहुत नीचे है, और प्रोड्यूसर जिस चीज को प्रोड्यूस करना चाह रहा है, जितने आउटपुट प्रोड्यूस करना चाह रहा है 500, वो बहुत दूर है, यहां बात नहीं बनेगी, क्योंकि आप इसके अंदर ही कॉम्बिनेशंस ले सकते हो, इसके ऊपर तो नहीं जा सकते, डेफिनेटली नहीं जा सकते, आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। हमने अपना बजट बढ़ा के P1L1 कर दिया, इस एल को मिटा देता हूं, कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, P1L1 कर दिया, P1L1 कर दिया, जो कि इस E पॉइंट को ना टच भी करके जा रहा है, ठीक है, इस R को नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस E को ही कर रहा है सिर्फ, ये इस E पॉइंट को ना टच भी करके जा रहा है, मैं इसको ग्रीन करता हूं, इस E पॉइंट को टच भी करके जा रहा है। जितना हमारे पास था भाई, हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट था, अवेलेबल बजट था, वो अवेलेबल यूनिट्स के साथ जितना हमें चाहिए थे, आउटपुट जितना चाहिए था, उसके साथ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो गया, टच हो गया, और एक कॉम्बिनेशन हमें मिल गया जो इस ई पॉइंट के ऊपर बन रहा है, यहां पे कुछ कैपिटल होगी, यहां पे कुछ लेबर होगी, यही वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों, ध्यान से सुनो, एक लाइन और बनाने दो फिर समझाता हूं, मैं इसके ऊपर चला जाता हूं, P2L2, ये P2L2, आप बोलो कि यहां भी दो चीजें इंटरसेक्ट कर रही हैं सर, एक पॉइंट K भी कर रहा है, एक पॉइंट R भी कर रहा है, ये वाला हमारा ऊपर हो गया, यहां पे इस पे आ जाओ आप, ठीक है, R भी कर रहा है, तो यहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं हो सकता, यहां भी इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहे होंगे, यहां भी इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहे होंगे, यहां भी इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहे होंगे, बट गौर करने वाली चीज ये है कि ये जो दोनों पॉइंट हैं वो हायर आइसो कॉस्ट कर्व पे हैं, जो कि हमारे बजट से बाहर है, जो प्रोड्यूसर के बजट से बाहर है। प्रोड्यूसर का बजट है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ई तक, यानी इस P1 और P2 तक, और सपोज दैट अगर इससे ऊपर वो जाता भी है, ठीक है, इससे ऊपर, क्योंकि वो पहली बात तो वो जा नहीं सकता, इस वाली लाइन अगर पॉइंट पे वो कोशिश करेगा प्रोडक्शन करने की, तो यहां पे उसको जो कैपिटल लगानी है और यहां पे जो उसको लेबर लगानी है, वो इस बजट लाइन के दोनों के बाहर है। अब दूसरी बात, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमेशा वहां पे होगा, हमने तो यही सीखा कि वहां पे होगा जहां पे मिनिमम होंगी कॉस्ट, और कॉस्ट मिनिमम कहां पे हो रही है, इस P1 और L1 पे, इस P और L पे डेफिनेटली कॉस्ट और ज्यादा मिनिमम थी, है ना, पहली वाली कर्व पे, बट मैंने क्या बोला, अगर इस पे जाओगे तो आपको आउटपुट और कम करना पड़ेगा। शुरू में आपको समझाया था हम कास्ट को और कम कर सकते हैं, इससे भी नीचे ला सकते हैं, आउट ऑफ द बजट, इनसाइड द बजट ला सकते हैं, बट इससे क्या होगा, हमें जो एप्रोप्रिएट 500 यूनिट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। 500 यूनिट्स आपको इस पॉइंट ए पे मिलेंगे विद मिनिमम कॉस्ट, जहां पे स्लोप ऑफ आई क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू स्लोप ऑफ आई सी। इंडिफरेंस कर्व मत समझना, आइसो कॉस्ट कर्व, ठीक है, यही चीजें यहां पे लिखी हैं, यही चीजें यहां पे लिखी हैं। We can show the equilibrium of producer according to the choice of combination for input for producing given output with the help of this particular curve, जिसमें आपने देखा, इस पे आप देखेंगे कि यहां पे 500 यूनिट हमें चाहिए। The output can be obtained by the combination of labor laying on isoquant, but the producer will be in equilibrium only
व्हेन ही प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, है ना। हमारे पास तो सभी कॉम्बिनेशंस हैं, सब पे हमें सिमिलर आउटपुट मिल रहा है, बट हमें मिनिमम कास्ट को भी देखना है, सिर्फ आउटपुट को नहीं देखना। दिस ही डज व्हेन आइसो प्रोडक्ट लाइन IQ P1 L1 इज टेंजेंट टू IQ, जो आपकी आइसो कास्ट कर P1 L1 टेंजेंट करेगी, इक्वल होगी किसके, आइसो कास्ट करके। देयरफॉर पॉइंट E इज द ऑप्टिमम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज हियर इज आउटपुट ऑफ 500 यूनिट कैन बी ऑब्टेन एट लीस्ट कॉस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 500 यूनिट तो हर जगह मिल रहे थे, यहां भी मिल रहे, बट विद लीस्ट कॉस्ट। और लीस्ट कॉस्ट का जो एक्चुअल आपको क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। इसमें एक की पॉइंट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। MRTS या MRT कुछ भी लिखा हो, KL, बिकॉज आप K को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर लेबर, L इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर, PL डिवाइडेड बाय PK। हमेशा याद रखेंगे PL बाय PK होगा ये, ना कि PK बाय PL, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको पहले K दिखेगा बाद में L दिखेगा, यहां पे पहले L दिखेगा बाद में K दिखेगा, बिकॉज आप चेंज कर रहे हैं किसमें, चेंज इन K बाय चेंज इन Y कर रहे हैं। Y से चेंज करके K की तरफ, Y की तरफ, Y नहीं है ये L है, ठीक है। K की तरफ चेंज करके L की तरफ आ रहे हैं, या फिर चेंज इन Y बाय चेंज इन X आ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इसके प्राइजेस अपोजिट हो जाएंगे, प्राइस ऑफ लेबर बाय प्राइस ऑफ कैपिटल। इसको और थोड़ा आगे लेके चलो एक स्टेप, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बेसिकली ये क्या है, ये हमें क्या बताता है, जो प्राइस रेशियोज हैं दो आउटपुट्स, दो इनपुट्स की, वो बेसिकली हमें बताती है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो किसी जगह पे आपको ये चीज लिखी दिखे या ये चीज लिखी दिखे, दोनों ही आपके ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस हैं, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, और मिनिमम है आपके कॉस्ट के, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी यहीं पे होगा। इस डायग्राम को हमेशा माइंड पे रखेंगे। और जब इस तरह के सक्सेसिव पॉइंट्स को आइसो पॉइंट 1, आइसो कास्ट 2, आइसो कास्ट 3 या आइसो पॉइंट 1 2 3 शॉर्ट रन वालों को जोड़ के एक लॉन्ग रन पे आप बनाएंगे, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन पाथ। जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, एक को नहीं डिफरेंट, और ये शॉर्ट टर्म नहीं होगा, लॉन्ग टर्म, जब इनको आप ज्वाइन कर देंगे A1 A2 A3, तो ये बनेगा एक्सपेंशन पाथ। हमेशा याद रखें, इसके बारे में भी यहां पे कुछ चीजें लिखी हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लेंगे ना, ठीक है। इतना ही है इसमें। तो बेसिकली हमने जो चीजें कवर की हैं काफी इंपॉर्टेंट है। MCQ मैंने इसमें ऐड किए थे, आई थिंक मैं इसमें ऐड करना भूल गया। मैंने इसमें देखे हैं आपके नेट में से, UGC नेट हो, लेक्चर हो, या कुछ और एग्जाम स्टेट्स के, कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आज से आपको पता है कि शुरू किया हुआ है कि मैं हर एक टॉपिक के साथ में, लेक्चर्स के साथ में सिमिलर MCQs जो आए हुए हैं वो उसके मैं बताता हूं। तो इतने टॉपिक्स हमने कवर किए, ये पूरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम बहुत जल्दी मार्केट्स पे आने वाले हैं, तो जल्दी ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी। आपको एक ही काम करना है, लेक्चर को शेयर जरूर करें सबके साथ, ठीक है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा, उतने ज्यादा लोगों की हेल्प होगी। और लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन को आई हो पूछ सकते हैं। और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपके पास में मोबाइल एप्लीकेशन का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और चैट बॉक्स में कुछ भी चीज मुझे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन राइज करेंगे वो सीधा मेरे पास आएगा, टीम के पास से, टीम से मुझे पास आएगा, ठीक है। सो ये सारे आपके आज के क्वेश्चंस आज के टॉपिक में थे। और फिर से मैं बता दूं कि 3 यूनिट हमारे अवेलेबल हैं, जेके इकोनॉमी, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन आपके सामने, प्ले स्टोर से आप जो है इसे इजिली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो होपफुली ये पर्टिकुलर लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डेली लेक्चर्स जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो लेक्चर हमारे चैनल पे आते रहेंगे, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियोस को जरूर आप सबके साथ में शेयर करें। और बाकी तीनों यूनिट्स जो है वो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके
देख सकते हैं। थैंक यू।